अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ चेक करा दें, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर आ रही है। चलिए ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद आज कुछ आवाज़ में इशू भी हो, मेरा वैसे गला ख़राब है, कुछ चीज़ें, किसी को कोई मसला हो तो लाजमी आप बता सकते हैं। तो एक तो ये है कि पिछले लेक्चर में किसी को कोई इशू हो, कोई मसला मसाइल हो तो काइंडली वो जो है डिस्कस कर लेते हैं पहले। किसी को कोई इशू तो नहीं है पिछले वाले लेक्चर के हवाले सर से? सर एक क्वेश्चन है। जी। सर वो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था, उसमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है और ट्रेंड एनालिसिस है। हम्म। तो इन दोनों में वो ये आज सेम सेम लग रहा है क्या ये? आज 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 क्लियर हो जाएगा वो आपका इशू। आज ट्रेंड एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे चले, ना ठीक है सर। तो उसमें क्लियर हो जाएगा। एक ट्रेंड एनालिसिस हो गया, कंपैरिजन एनालिसिस हो गया, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ये चीज़ें मिलती जुलती तो हैं लेकिन आज क्लियर हो जाएंगी। चले स्टार्ट करते हैं फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला के नाम से। हम जो जहाँ पर लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी पढ़ ली थी। उसके बाद हमने उसके एनालिसिस के ऊपर आए थे। एनालिसिस में हमने पढ़ी थी, दो टाइप्स होती है एनालिसिस की। तो उसके बाद जो है हमने आज शुरू करना है टेक्निक्स से, कि टेक्निक्स जो है वो कौन कौन सी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के हवाले से। और उसके साथ फिर आज हमने कुछ सीएसएस के 3-4 सवाल जो है वो भी उठाए, या आपको आपके साथ वो भी शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये जो कुछ हमने पढ़ा है इसमें से सवाल किस टाइप का आता है। तो कोशिश कीजिएगा जो सवाल जो है आज मैं आपको शो ऑफ कराऊंगा सीएसएस के हवाले से, जो सीएसएस में डिस्क्रिप्टिव में आए थे, वो आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर जो है सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। एक आज का, एक इन फ्यूचर में जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि 80% आप ये सोच में रखिएगा कि ये आज वाला लेक्चर और एक और लेक्चर मैं बताऊंगा, उसमें से इनमें से ही प्रोबेबली है कि 2 सवाल आए इंशाल्लाह। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जैसे हमने पढ़ा था कि ये एक तरीका है जिसमें डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन में जो अंडरस्टैंडिंग के काबिल भी हो और जिसे हम आसानी से समझ भी सकें, और जिसके मुताबिक समझने के बाद हम फैसला भी कर सकें। तो हमने टाइप्स पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के हवाले से। उसमें हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडस ऑपरेंडी था। और जो है फिर हमने उसमें पढ़ा मटेरियल में दो किस्म की होती है, एक्सटर्नल एनालिसिस जो आउटसाइडर्स कर रहे होते हैं, आउटसाइडर यूजर्स जो होते हैं आपके कारोबार के, वो कर रहे होते हैं। इंटरनल एनालिसिस हमने पढ़ा था जो एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और ऑनर्स जो कर रहे होते हैं, मीन्स जो इनसाइडर ऑफ द बिजनेसेस के जो इनसाइडर पर्सनल्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। फिर हमने मॉडस ऑपरेंडी पढ़ा था, उसमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पढ़ा था हमने, उसमें फिर हमने वर्टिकल एनालिसिस पढ़ा था। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो आगे जाके हम क्लियर कर देंगे। आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो हमने करना है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये जो टेक्निक्स हैं इनमें से मैंने चेक किए हैं, मैंने 3-4 पेपर देखे थे सीएसएस के, उसमें से 2-3 सवाल थे लास्ट में। तो हर पेपर में सीएसएस का कोई भी पेपर उठा लें, टेक्निक्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, इसमें से एक सवाल हर पेपर में आ रहा होता है। सीएसएस का हर पेपर जो होता है ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस बार इसलिए मैं कह रहा था कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है आज का लेक्चर। पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको दिया था क्विक रेशो और करंट रेशो, वो भी पेपर था पास, उसमें से 3 पार्ट और थे जो आज हम देखेंगे, वो मैंने वहाँ से स्किप कर दिए थे ताकि जो जैसे आगे पढ़ लेंगे तो वो तब ही हमने डिस्कस करें तो बेहतर है, पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। टेक्निक्स जो है जो मोस्टली इस्तेमाल होती है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए, वो 7 किस्म की होती है। मुख्तलिफ बुक्स में इनका नाम जो है मुख्तलिफ जो है
तरीक़ों से दिया हुआ होगा। किसी को इश्यू तो नहीं है आवाज़ के हवाले से? एक तो मेरा गला ख़राब है, बुखार है मुझे थोड़ा-सा, अगर इश्यू होगा तो आप मुझे मैसेज कर देंगे ताकि मैं जो है ना सेटिंग जो है अपने इसके माइक की ये चेंज कर लूँगा या कोशिश करूँगा कि आपको जो है इसमें मसला ना आए। अब ठीक है, थोड़ा-सा इश्यू हुआ होगा शायद, मुझे नहीं पता, अब ठीक है? इमरान क्लियर है। नज़रा आप दोबारा चेक करें, ये सही है आवाज़ अब क्लियर है आप तक? कोई मसला मसाइल तो अब तो नहीं है? चलिए ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो मोस्टली 7 किस्म की होती हैं। वो मुख्तलिफ़ बुक्स हैं, उनमें मुख्तलिफ़ इनका नाम होगा, ये मुख्तलिफ़ तरीके से वहाँ पे बताई गई होंगी, लेकिन ये हो यही सकती हैं जो आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और कोई टेक्निक्स नहीं होती, ना ही आप मेरे ख्याल है किसी बुक्स में देखेंगे इसके हवाले से। वो टेक्निक्स पहले हम जनरल के साथ ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनके ऊपर फर्दर इन डिटेल जाएँगे। विद एग्ज़ाम्पल्स और प्रैक्टिकल के तौर पे भी हम देखेंगे इन्हें। तो कौन-कौन सी टेक्निक्स है? एक टेक्निक्स जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है, एक रेशियो एनालिसिस होता है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, एक ट्रेंड एनालिसिस होता है, एक कॉमन साइज़ एनालिसिस होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस भी होता है। पहला या दूसरा लेक्चर था हमारा, तो मैं शायद किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है? वो भी आज हम पढ़ेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम बाद वर्किंग कैपिटल एनालिसिस भी कह रहे होते हैं, सेम उसी चीज़ का नाम है। तो अब हम इनकी डिटेल की तरफ चलते हैं कि क्या-क्या चीज़ होती है। इसमें से मोस्टली जो है आपको नाम से पता चल जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के, तो ज़ाहिर स्टेटमेंट को कंपेयर करते होंगे ट्रेंड एनालिसिस के पीछे रूटीन क्या चलती आ रही थी, ट्रेंड क्या था, मतलब के रिवाज रस्म ट्रेडिशंस क्या थे उस चीज़ के, हमारी स्टेटमेंट्स के क्या, सो ऑन जो भी है। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस जैसे नाम ही बता रहा है कि कंपैरेटिव है, इसमें कंपैरिजन है इसमें। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, 2 या 3 साल या उससे ज़्यादा साल की स्टेटमेंट्स होती हैं, उन्हें हम आपस में क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है कंपैरेटिव एनालिसिस 2 किस्म के होते हैं, इन्हें 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। एक होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस, दूसरा होता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनालिसिस, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपके नॉलेज में थोड़ा-सा और इज़ाफ़ा करते हैं कि ये जो है जो इनकम स्टेटमेंट होती है, इसमें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, इसमें क्या फ़र्क है? बेसिकली जो आइटम्स होते हैं, दोनों के आइटम्स जो हैं सेम आ रहे होते हैं, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ़ एक है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है, वो एक उसकी शेप थोड़ी-सी डिफरेंस होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसकी शेप थोड़ी-सी डिफरेंस होती है। वो फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाया जाता है अकाउंट फॉर्म में। अकाउंट फॉर्म मीन्स कि टी अकाउंट्स हम पढ़ते होंगे या बैंक स्टेटमेंट आप देखते होंगे, उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड्स होती हैं उसमें। अकाउंट फॉर्म जो होता है वो मैंने शायद पहले ही बताया था, इस तरह का होता है वो, इस टाइप में। यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ पर इस साइड पे रेवेन्यूज़ हो गए, इनकम्स हो गई, तो इस साइड पे होती है। और जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की शक्ल में होती है, जो ऊपर से हायरार्की की शक्ल में आ रही होती है। सबसे पहले रेवेन्यूज़ होते हैं, फिर सीजीएस होता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या सो ऑन जो भी होता है, ठीक हो गया। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में 2 टाइप्स होती हैं, इसकी एक बैलेंस शीट एनालिसिस होता है, दूसरा कंपैरेटिव प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एनालिसिस या इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बैलेंस शीट एनालिसिस क्या होती है। बैलेंस शीट एनालिसिस क्या होती है? इस एनालिसिस में क्या करते हैं हम, प्रीवियस साल की 2 या 2 से ज़्यादा जो बैलेंस शीट्स होती हैं, उन्हें आपस में हम कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि इनमें बेसिकली क्या डिफ़रेंस आया है। मिसाल के तौर पर पिछले साल हमारे पास 2020 में 1 लाख के एसेट्स थे, और आज 2021 और 22 में हमारे पास उस एसेट्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, वो कंज़्यूम हो गए एसेट्स। तो कंपेयर किया जाता है पिछले 2020 की बैलेंस शीट के आइटम्स को 2021 और 22 की
की जो होती है बैलेंस शीट होती है उनके आइटम्स के साथ, और चेक किया जाता है उनमें कितना अपवर्ड या डाउनवर्ड आया है, मीन्स उसमें कितना इंक्रीमेंट आया है या डिक्रीमेंट उसमें कितना आया है। तो दो बैलेंस शीट को आपस में जब कंपेयर करते हैं, एक पीरियड्स की या दो पीरियड्स की या तीन पीरियड्स की, तो उसे हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस कह रहे होते हैं। बेसिकली तो एनालिसिस होता है ना, एनालिसिस का क्या मतलब पढ़ाया था, एनालिसिस का मतलब पढ़ाया था हमने कि उनमें उन बैलेंस शीट को या उन आइटम्स को पढ़कर समझना कि वो क्या चीज़ होती है, उसमें किस तरह कोई एसेट्स हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, या कंपनी की सिचुएशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितनी है, वो हम सारी बैलेंस शीट ही बता रही होती है बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन को। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में ये है कि दो बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर किया जाता है इसमें, और उनका एनालिसिस किया जाता है कि उनमें डिफरेंस आया था, क्यों आया और कितना आया। इसी तरह जो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो है एनालिसिस, इसमें क्या है वही सेम कि इसमें दो से ज़्यादा सालों की जो इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट होती हैं, उनको आपस में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल उसकी वर्थ कितनी थी, पिछले साल जो नेट प्रॉफिट है वो कितना था 2021 में, या अब इस साल में नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो इस सारे इस चीज़ को जब कंपेयर करते हैं हम, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनालिसिस कह रहे होते हैं, या इसका दूसरा नाम जो है हम कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, जिस तरह यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अंडर दिस एनालिसिस ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टेकन टू कंपेयर विद प्रीवियस ईयर्स। तो मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स को टेकअप किया जाता है, लिया जाता है प्रीवियस साल के मुकाबले में कि उनमें कितना डिफरेंस है। दिस एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ठीक हो गया। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को शो आउट कर रही होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं और रेवेन्यूज होते हैं हमारे। तो कोई भी बिजनेस है उसमें सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि सबसे कम एक्सपेंस हो और सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज हो, किस तरह हम जो है मिनिमम एक्सपेंस कर मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम अर्निंग कमा सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को हमेशा इनकम स्टेटमेंट से शो किया जाता है, जबकि बैलेंस शीट जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको, फाइनेंशियल पोजीशन की परफॉर्मेंस को शो करते हैं। ठीक हो गया। तो जो बैलेंस शीट एनालिसिस है ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी हो सकता है, वर्टिकल बेसिस पे भी हो सकता है। मीन्स के क्या है कि अगर इसमें हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में बैलेंस शीट में क्या होगा कि पिछले साल की बैलेंस शीट को या पिछले सालों की बैलेंस शीट को हम करंट जो इस साल की बैलेंस शीट है उससे कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया। और वर्टिकल कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम एक साल की जो बैलेंस शीट है उसके मुख्तलिफ आइटम्स को आपस में कंपेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर कि हमारे एसेट्स से, करंट एसेट्स के मुकाबले में 2022 के जो करंट एसेट्स बैलेंस शीट में शो हुए हैं उनके मुकाबले में करंट लायबिलिटीज़ जो हैं इस साल की कितनी है, उन्हें आपस में कंपेयर करेंगे कि करंट एसेट्स कितने ज़्यादा हैं, अगर ज़्यादा है तो और करंट लायबिलिटीज़ अगर करंट एसेट्स से ज़्यादा है तो वो कितनी ज़्यादा है, या ऑनर इक्विटी जो है उसको हम कंपेयर करेंगे एसेट्स वगैरह के साथ। किसी भी चीज़ को बैलेंस शीट के एक ही साल के आइटम्स को आपस में जब कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या कर रहे होते हैं, वर्टिकल एनालिसिस कह रहे होते हैं, वर्टिकल बेसिस कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस कह रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारे पिछले साल के जो पैरेलल जो हमारे पिछले साल की स्टेटमेंट्स थी फाइनेंशियल बैलेंस शीट की, उन्हें आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पिछले साल के करंट एसेट्स देखे, इस साल के करंट एसेट्स देखे, तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया हमारे करंट एसेट्स का। ठीक हो गया। इसी तरह जो है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट की एनालिसिस जो है वो भी वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसको फर्दर मैं आपको जो है ना एग्जांपल के साथ इसे समझा देता हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। टॉपिक बड़ा अहम है, इस वजह से आज के टॉपिक को हम चाहेंगे कि अच्छी तरह क्लियरेंस दें आप लोगों को, इसकी आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ से अच्छी बिल्डअप हो जाए। क्योंकि जो बुक्स हैं, किसी किसी बुक्स में 2 एनालिसिस दिए होंगे, किसी में 4 दिए होंगे, किसी में 5 दिए होंगे। कोई भी एक ऐसी बुक्स नहीं है जिसमें 100% एनालिसिस दिया हो इस हवाले से। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस जो हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि हम बैलेंस शीट्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा साल की। अब देखें कि ये एक बैलेंस शीट है 2 सालों की, 2003 की और 2004 की।
ये लाइबिलिटीज हैं 2004 में, 2003 में कितनी कैपिटल था, कितने रिजर्व या सरप्लसेस थे उसके। रिजर्व जो है रेटेड अर्निंग जो है उसका दूसरा नाम रिजर्व्स होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें डिपॉजिट्स कितने थे, इसमें जो है बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज इसमें कितनी थी 2003 में। अब इनको हम कंपेयर कर रहे हैं 2004 के हवाले से। ये देखें 2003 में 2845 कैपिटल था और 2004 में 2845 ही रहा, सेम रहा। अब जो कि रिजर्व सरप्लस हैं वो 39,000 था, सॉरी ये 39 लाख था, और 2004 में ये 47 लाख हो गया, मीन्स कि इंक्रीज हो गया। इसी तरह हम एसेट साइड पे आए तो 2003 में जो हमारे कैश बैलेंस था वो 27 लाख था, तो 2004 में वो 22 लाख हो गया, मीन्स कि क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है ये कैश बैलेंस में 2003 और 4 के मुकाबले में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पिछले साल की जो 2003 की जो बैलेंस शीट थी उसे 2004 की जो बैलेंस शीट है उससे कंपेयर कर रहे हैं, मीन्स कि उनके आइटम्स को 2003 वाले आइटम्स हो गए, 2004 वाले आइटम्स हो गए, बैलेंस शीट में आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यही जो है बैलेंस शीट कंपैरिजन मेथड होता है एनालिसिस का, पहला जो हमने पढ़ा था कंपैरेटिव एनालिसिस। इसी तरह टोटल उनकी वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू कितनी थी लाइबिलिटीज की, फिर 2004 में वो इंक्रीज हो गई, ये क्यों इंक्रीज हुई, फिर इसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है कि अगर ये हमारे सामने आ जाए तो हम क्या लिखेंगे। इसके बारे में हम लिखेंगे कि 2004 में जो लाइबिलिटीज़ है और कैपिटल पोर्शन है, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का पोर्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, और वो इंक्रीज जो हुआ है वो फॉलोइंग रीजंस हैं, ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर हुआ है। तो वो वजूहात आप लिखेंगे कि सरप्लस हमारा इंक्रीज कर गया था और इस वजह से इस पर जो हुए इफेक्ट हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो है हमारा डिपॉजिट्स भी, हमारे लोगों ने ज़्यादा डिपॉजिट्स कराए 2000 साल में, लोगों से डिपॉजिट्स आए, इस वजह से भी इंक्रीज हुआ है। कुछ जो है हमारा जो है इसके ऊपर नेगेटिव इंक्रीमेंट भी आया है। अदर लाइबिलिटीज़ पहले हमारे पास 7 लाख थी, अब 2 लाख बच गई है, इसकी वजह से कुछ कमी भी हुई है। ये सारा क्या है कि आप बता रहे हैं जब उसे पेपर एग्जामिनर को, ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इस बैलेंस शीट की। ठीक हो गया। ये क्लियर हो गया होगा आपका बैलेंस शीट एनालिसिस। अच्छा, तो अब सेम जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस है, इसी तरह इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस भी सेम इसी तरह होता है कि 2003 और 4 की हम बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर करें, उनके आइटम्स को आपस में कंपेयर करें, तो वो हमारे क्या होगा, वो हमारा जो है इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनालिसिस कहलाएगा। तो फर्स्ट ये टेक्निक थी जो इस्तेमाल होती थी कंपैरेटिव एनालिसिस। सेकंड जो टेक्निक है वो है ट्रेंड एनालिसिस। क्या होता है हमारा ट्रेंड एनालिसिस, हमारा क्या होता है सेकंड ये है। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, अब जो है कुछ स्टूडेंट का इशू ये था कि सर जो हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, उसमें ऐसे होल जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ट्रेंड एनालिसिस जो है इसमें हम होता है, हम चेक करते हैं कि मुख्तलिफ सीरीज में जो आइटम्स थे बैलेंस शीट के या इनकम स्टेटमेंट के, वो चेक किए जाते हैं कि उनमें ट्रेंड क्या चल रहा है, उनमें इंक्रीज का ट्रेंड चल रहा है, उनमें डिक्रीज का ट्रेंड चल रहा है, या उनमें स्टेबिलिटी का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मीन्स के हम चेक करते हैं उनका रुझान क्या है। ठीक हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस शीट को एज ए होल देख रहे होते हैं कि उनमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज है। लेकिन ट्रेंड एनालिसिस में हम चेक कर रहे होते हैं, सिर्फ हमारा मकसद देखने का होता है कि उनमें पॉजिटिव जो है इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, तो उसे हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस क्या है? Trend analysis refers to the process of collecting data from multiple different periods. ठीक हो गया। Sometimes referred as a time series analysis. अच्छा, तो इसे ट्रेंड एनालिसिस को हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। बार बार पेपर में आ जाता है कि टाइम सीरीज, एक पेपर में शायद मैंने देखा भी है, मेरे सामने से गुजरा था, कि उसमें यही पूछा हुआ था उसने कि टाइम सीरीज एनालिसिस और कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या फ़र्क है। तो या उसने पूछा हुआ था कि टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, 5 नंबर का था मेरे ख्याल से ये। तो वो ट्रेंड एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस एक ही चीज़ है, आप लोगों ने जो है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बिफोर प्लॉटिंग द डेटा ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर द
तो इसमें क्या है कि हम ट्रेंड एनालिसिस में क्या करते हैं, हम वैल्यूज लेते हैं मतलब डिफरेंट पीरियड्स से किसी स्पेसिफिक अकाउंट की, उसे हम प्लॉट करते हैं किसी भी जो है ग्राफ की शक्ल में, और चेक करते हैं कि इसमें ट्रेंड क्या है, इसमें इंक्रीज का ट्रेंड है या डिक्रीज का ट्रेंड है, इजाफा का ट्रेंड है या इसमें कमी का ट्रेंड है, या किस तरह है, क्या रिवाज क्या है, रुझान क्या है, डायरेक्शन क्या है हमारे जो है हेड ऑफ अकाउंट्स की या हमारे आइटम्स की किसी भी स्टेटमेंट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस में क्या फ़र्क है। ट्रेंड एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया था। अब कंपैरेटिव एनालिसिस में हम पढ़ लेते हैं ज़रा इसमें क्या होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल जो पोजीशंस हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं पिछले साल की इस साल से, उन्हें कंपेयर करते हैं। ठीक हो गया। कंपैरेटिव एनालिसिस गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स is compared to the other companies within the same industry or industry averages। ठीक हो गया। कंपैरेटिव एनालिसिस में अच्छा, अब मैंने पीछे आपको ये बताया था कि कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है, इसमें पिछले साल की बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट से हम कंपेयर कर रहे होते हैं। अब इस फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड इसमें ये भी हो सकता है कि आप पिछले साल की या इस साल की मौजूदा जो है किसी और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं, तो वो भी कंपैरेटिव एनालिसिस है। आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अपनी पिछले साल की स्टेटमेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं, या अपनी इस साल की जो स्टेटमेंट है उसे किसी दूसरे साल दूसरी कंपनी की स्टेटमेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अपनी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कंपेयर करेगी, दूसरी कंपनी के साथ भी वो उसे क्या कर सकती है, कंपेयर कर सकती है। ठीक हो गया। तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस is designed to look for trend means direction of items of financial statements। वही जो मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड एनालिसिस का मकसद सिर्फ होता है कि आप इसमें डायरेक्शंस चेक करते हैं आइटम्स की, जो आपके स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आइटम्स होते हैं उनकी डायरेक्शंस को मालूम करने के लिए ट्रेंड एनालिसिस इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है या उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड है। वेयर एज कंपैरेटिव एनालिसिस सिंपली कंपेयर चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, चेंजेस को चेक करते हैं कि उनमें तब्दीली कितनी आई है, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस में हमारा मकसद होता है कि डायरेक्शन को चेक करना। अब क्लियर है जो जिस स्टूडेंट का इशू था थोड़ा इसके हवाले से। वॉइस मेरी क्लियर है? ये जो है मैडम सीमा का मैसेज आया है कि नो वॉइस सर। आवाज़ आ रही है मेरी? तो ये मैडम आप चेक करें अपने ही माइक को, आपके माइक में शायद कोई इशू होगा, यहाँ से क्लियर है बाकी स्टूडेंट्स को, इट्स मीन कि आपके यहाँ या वॉल्यूम का इशू हो या कोई नेटवर्क इशू हो शायद। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस में डिफरेंस आपको पता चल गया कि क्या डिफरेंस है उसमें। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा कॉमन साइज एनालिसिस, जो हमने पढ़ा था। ये भी नाम से ही बज़ाहिर है कि कॉमन साइज एनालिसिस मीन के अब हम क्या करते हैं इसमें, किसी भी आइटम्स जो होते हैं उनको जो टोटल वैल्यू को एक कॉमन वैल्यू हम ले लेते हैं, और उस कॉमन वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं बाकी चीज़ों के बाकी आइटम्स पर कि वो आइटम्स कितने परसेंट हैं टोटल के। मिसाल के तौर पर कि हम प्रोपोर्शंस के 6th-7th स्टैंडर्ड में जब होते थे, रेशोज एंड प्रोपोर्शंस के हम सवाल पढ़ा करते थे। उसमें क्या होता था, हमें कहा जाता था कि 100 रुपए हैं और 100 रुपए को हमने 3 स्टूडेंट्स या 4 स्टूडेंट में तकसीम करना है। तो फिर हम क्या करते थे, 100% रखते थे चीज़ को और उन पर टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देते थे, तो हमें पता चल जाता था कि किस स्टूडेंट पर कितना कितना पोर्शन जाएगा। ठीक हो गया। सेम वही चीज़ है इसमें, हम क्या करते हैं कॉमन साइज एनालिसिस में कि फर्ज करें हमारे टोटल एसेट्स हैं, उसमें कैश भी शामिल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इन्वेंटरी है, बैंक बैलेंस है, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स वगैरह है, कुछ भी है। उन टोटल की वैल्यू को हम जमा कर देते हैं। टोटल वैल्यू मतलब कि क्या है, वो 100% है। ऐसे ही है ना, कोई टोटल वैल्यू जो होती है वो 100% होती है। अब उसमें जिस चीज़ का जितना हिस्सा शामिल होता है वो उतनी परसेंटेज शामिल होती है। जैसे पानी जो है, मिल्क है, अब मिल्क में टोटल इंग्रेडिएंट्स जो है वो 100% है, उसमें 70% पानी शामिल है, फिर उसमें प्रोटीन शामिल है कुछ परसेंट, तो मीन्स टोटल क्या वैल्यू बन जाती है, 100% शामिल वो चीज़ बन जाती है। या जो है आप जो लेते होंगे फर्टिलाइज़र या जो केमिकल्स होते हैं या उन जो दवाइयाँ होती हैं उनमें क्या होता है, उसमें
प्रोफीन का कुछ पोर्शन 70% पोर्शन शामिल होता है, 30% किसी और चीज़ का उसमें शामिल होता है फ्लेवर, तब जाके वो 100% बनती है। इसी तरह अगर फर्ज करें कि टोटल एसेट्स हमारे जो है वो 1000 के हैं, ठीक हो गया, 1000 जो है तो वो 100% हो गई। अब वो कॉमन साइज हमारा 100% हो गया, 1000 का 100% का हमारा क्या हुआ, कॉमन साइज हुआ। अब हम चेक करेंगे कि जो कैश है हमारा, ये जो कैश है ये कितना परसेंट है, ये इस 100 का कितना परसेंट है। तो जाहिर है वो 30% बनता है। 30% कैसे बना वो, तो 300 हमारा जो था वो कैश वैल्यू थी, टोटल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1000 थी। ठीक हो गया। तो इसे जब हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड किया तो ये हमारे पास आ गया डिवीजन इसकी 30%। तो क्या हुआ कि कॉमन वैल्यू इसमें कौन सी रखी गई, टोटल को कॉमन वैल्यू रखा गया और 3 जो कैश था उसको उस पर नोमिनेटर के तौर पर डिवाइड किया गया। तो हमारे पास हमें पता चला कि कैश जो है टोटल एसेट्स का 30% है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो टोटल एसेट्स का 10% है। ठीक हो गया। इसी तरह इन्वेंट्री 100 रुपये थी, टोटल एसेट्स 1000 रुपये थे, तो जाहिर ये भी कितना हो गया, 10% हो गया। बैंक बैलेंसेस वो भी हमारा 20% हो गया, क्योंकि ये 1000 में 200 रुपये बैंक बैलेंस था। तो मीन्स क्या हुआ कि हमारा कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है, ये एनालिसिस होता है जिसमें हम फिगर्स को रिपोर्टेड और इसमें हम क्या करते हैं, टोटल फिगर्स को हम डिवाइड कर देते हैं, हर एक फिगर को इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं टोटल फिगर्स के सम वैल्यू से। तो हमारे पास जो है उनकी एक रेशो आ जाती है, एक परसेंटेज आ जाती है, वो हमारा कॉमन साइज एनालिसिस जो है कहलाता है। अब ये करने की जरूरत क्यों पेश आती है, इसकी जरूरत इसलिए पेश आती है, बाज़ औक़ात हमारे पास कैश मौजूद होता है तो हम जो है फाइनेंशियल मैनेजर से जो है ओनर्स पूछते हैं कि यार जो आपने इतना बड़ा ये कैश रखा हुआ है, आप ये बताएं कि इसमें ये कितना परसेंट है ये। तो वो एक वजह से वैल्यू हम जब देख रहे होते हैं 300 रुपये, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये कितने परसेंट है, बाकी कितने कितने होंगे। तो वो हमें बताता है कि सर ये 30% है टोटल वैल्यू का। तो हम कहते हैं कि ये तो मतलब कि काफ़ी हैवी अमाउंट है। ऐसे ही जब एक आपको जो है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल में देता हूँ, जब मैं उधर होता था गवर्नमेंट फूड एंड बेवरेजेस लाहौर में, मैं जब जॉब कर रहा था एज ए अकाउंट ऑफिसर, तो वहाँ पे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लास्ट डे था ना सेशन का। तो वहाँ पे टारगेट हुआ करते थे, क्वार्टर टारगेट जिसे हम कहते हैं, 3-3 4-4 साल 4-4 माह के। तो टारगेट एक दफ़ा कंप्लीट नहीं हुआ हमारा ना, कुछ एक नई प्रोडक्ट आई थी वहाँ पर मोजितो के नाम से, एक नया फ्लेवर लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक का। तो हमें ऑर्डर ये था कि इसकी सेल टीम थी, उसे ऑर्डर था कि आपने कंपलसरी है आप पर कि आप मोजितो का 2% या 3% जो है ना, हर पेट एक पेट जो है पेप्सी के साथ, कोला के साथ या लेमन के साथ मिलाकर सेल आउट करेंगे, ताकि ये तो थोड़ी चीज़ ये मोजितो भी लोगों तक पहुँचे और ये स्टॉक ज़ाया ना हो, हमारा वेस्ट ना हो, एक्सपायर ना हो। तो एट द एंड हुआ इस तरह कि हमारे पास स्टॉक जो था ना वो एक्सपायर हो गया। तो ये बात अपर अथॉरिटीज़ तक पहुँची, तो जीएम ने सबकी मीटिंग कॉल की। तो वहाँ मीटिंग में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मुझे ये बताएं कि जो मोजितो है ये कितने परसेंट सेल हुई है इसकी एज ए होल टोटल वैल्यू की, तो मैंने वहाँ पे बताया कि सर ये 2% हुई है। तब तो उन्होंने कहा हुआ था कि आप 10% कम से कम इसकी सेल रखेंगे। अगर मैं वहाँ टोटल वैल्यू बताता कि सर हमने जो है 5000 पेट जो है सेल आउट किए हैं और टोटल हमारे जो 2 लाख पेट सेल आउट हुए थे, तो वो ज़ाहिर है एक फ़िगर जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाती है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम समझ नहीं सकते। जब मैंने वहाँ बताया कि सर वो 2% सेल आउट हुई, तो मीन्स तो उन्हें बड़ा शॉक हुआ कि कहाँ 10% और कहाँ 100% हमने बाकी चीज़ सेल आउट की है, 2% हमने सिर्फ मोजितो सेल आउट की है। तो इसलिए ये चीज़ जो है ना कॉमन साइज़ एनालिसिस फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम आता है ये। तो इसलिए ये एक एनालिसिस किया जाता है, ताकि आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू इम्पोर्टेंस पता चले कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसमें सारी फील्ड के अंदर। ठीक हो गया। जैसे आजकल पाकिस्तान का मैच होता है तो हम देखते हैं कि कोई भी एक प्लेयर है उसने टोटल स्कोर का कितना परसेंट स्कोर उसने किया है, तो वही सेम चीज़ है कॉमन साइज एनालिसिस में। तो इसके बाद जो है कॉमन साइज एनालिसिस की एक एग्जांपल हमने जो है रखी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा मार्च 2003 में जो है ये कुछ फिक्स एसेट्स मौजूद थे, करंट एसेट्स मौजूद थे, लाइबिलिटीज़ मौजूद थी। तो ये सारी जो है स्टेटमेंट फॉर्म में इन्होंने बैलेंस शीट दी हुई है और 2004 की भी उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक हो गया।
अब अगर हम देखें तो ये 100% जो है हमारे टोटल 100% टोटल एसेट्स हैं। इसमें अब करंट जो है फिक्स एसेट्स 91% है, ठीक हो गया। करंट एसेट्स इसमें 8% है। अब कॉमन वैल्यू जो है वो हमने 100% ली थी। अब जो है टोटल जितने भी हमारे ये टोटल फिक्स एसेट्स आए थे इसको हमने डिवाइड किया टोटल एसेट्स के साथ, तो वो हमारे पास एक परसेंटेज आई, एक वैल्यू आई। उसी को हमने कॉमन वैल्यू के ऊपर रखकर डिवाइड किया तो वो हमें पता चल गया कि ये इतना परसेंट है। जैसे यहाँ पर भी शो आउट कराया गया है कि अगर इस वैल्यू को हम पढ़ें कि फिक्स एसेट्स इतने हैं, करंट एसेट्स इतने हैं, अब हमें यहाँ और टोटल एसेट्स हमारे इतने हैं। अब हमें यहाँ पता नहीं चलता कि ये फिक्स एसेट्स है ये कितने परसेंट है टोटल एसेट्स के, लेकिन जब कॉमन वैल्यू लेकर के परसेंटेज निकालें तो हमें पता चलता है कि 91% है। अगर ये यहाँ पे 91 में ना लिखता तो आपको बता ना सकते कि टोटल फिक्स एसेट्स ज़्यादा है या करंट एसेट्स ज़्यादा है, या आपको सोचना ज़्यादा पड़ता, या आपको पता ना चलता कितने ज़्यादा है। अब यहाँ पे पता चलता है कि फिक्स एसेट 91% है और करंट एसेट सिर्फ 8% है, वाज़ डिफरेंस है। ये जो है एक एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी कम साइज एनालिसिस की। तो इसके बाद जो है वो है नंबर 4 है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट और वर्किंग कैपिटल चेंजेस एनालिसिस। पीछे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रेंड एनालिसिस पढ़ा, हमने कंपैरेटिव एनालिसिस को हमने पढ़ा, कॉमन साइज एनालिसिस हमने पढ़ा। अब नंबर 4 पर हमारा जो है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट और वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट को आप समझे जरा, ये होती क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है कि आपके पास टोटल फंड मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, आपके पास टोटल फंड मौजूद होते हैं। फंड्स मीन्स का लिया जाता है करंट जो एसेट्स हैं उनको लिया जाता है फंड के तौर पर। कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपको वर्किंग कैपिटल को शो कर रही होती है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो कहाँ पर लाई कर रहा है या, या वर्किंग कैपिटल को जो आपका है वो कितना है, या उसकी जो इस्तेमाल है या उसमें जो तब्दीली आई है वो किस तरह तब्दीली रूनुमा हुई है, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है और उसमें टोटल वर्किंग कैपिटल को लिखा जाता है। कि मीन्स के वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम वर्किंग कैपिटल क्या नाम देते हैं। ठीक हो गया। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल होता है कि करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटीज को मिला कर दे, माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स के जब वर्किंग कैपिटल के जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब होगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात हो रही है। तो जो वर्किंग कैपिटल है मीन्स के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में तब्दीली के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है एक साल हर साल बनाई जाती है और इसमें चेक किया जाता है कि जो हमारे फंड्स हैं वो किस तरह यूटिलाइज हुए हैं, वो किस तरह इस्तेमाल हुए हैं। उन सब को देखते हुए उन सबको हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा फंड कहाँ कहाँ पे लगा है और कहाँ कहाँ से हमें फंड मौसूल हुआ था। उस सब चीज़ को जब हम देखते हैं, गौर फिक्र करते हैं, उसकी तजज़ीह करते हैं, तशरीह करते हैं, उसमें तज्जिया करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस कहलाता है। मीन्स वो हमारा क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है वर्किंग कैपिटल का। ये क्या इसके बारे में क्या है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन द बिगिनिंग एंड एंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स। ठीक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज और यूज ऑफ सोर्सेज या यूज ऑफ फंड्स भी कहते हैं। वही जो बात मैंने कही थी आपको कि ए फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन द चेंजेस इन द कंपनी वर्किंग कैपिटल। कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल में तब्दीली है उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज a statement prepared to analyze the reasons for changes in financial position of a company between two balance sheets। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या करती है, ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम एनालिसिस कर सकें, एनालाइज कर सकें चीज़ को, तब्दीली को, किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन में जो तब्दीली आई है उससे हम क्या कर सकें, उसे एनालाइज कर सकें, इसलिए उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको देखने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी हमने दी हुई है फंड फ्लो स्टेटमेंट की, फंड फ्लो एनालिसिस की।
इसमें देखें तो हमारे पास करंट एसेट्स किस तरह थे, स्टॉक हमारे पास कितना था 2004 में, 2005 में कितना हो गया, तो ज़ाहिर है 2005 में 5,000 का क्या आया, इंक्रीज आ गया हमारे पास। इस तरह डेटर्स जो थे, डेटर्स हमारे पास 18,000 पहले 2004 में थे, 5 में 28,000 हो गए, ये एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो 10,000 क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। बिल रिसीवेबल्स में हमारे पास क्या हुआ, 1,000 का डिक्रीज हो गया। कैश जो है उसमें 1,000 का इंक्रीज हो गया। तो ये सारा हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ पर आप आ जाएं, करंट लायबिलिटीज़ को देख लें। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिर क्या किया हुआ है, उसने वर्किंग कैपिटल मालूम किया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल का तरीका जो क्या था, वही जो मैंने बताया कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मीन्स के 45,000 करंट एसेट्स थे हमारे, CA करंट एसेट्स से, और करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी थी, 20,000 थी, उसे माइनस किया तो हमारे पास 25,000 वर्किंग कैपिटल आ गया, A माइनस बी, ये A, ये माइनस बी, मीन्स के वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितना आ गया, 25,000 आ गया। ठीक हो गया। तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को शो करा रहे होते हैं, या पिछले साल की जो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या थी, इस साल के फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, उसे हम चेक कर रहे होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस कहला रहा होता है। इसके बाद जो है हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको बातें बताई थी, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारे पास कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो देखते हैं। मीन्स का कैश की रिसीट से जो कैश आ रहा है किस तरह आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और कैश जा रहा है तो कितना गया है, कहाँ से भी गया है, तो उसको हम चेक कर रहे होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये मैंने आपको पढ़ाया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं, या इनकम एक्सपेंसेस की जो एक्टिविटीज होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स इसमें शामिल होते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है, जिसमें कहीं से आपने फंड लिया है, या जिसमें क्या आ जाता है, लोन्स और कैपिटल आ जाता है। सिर्फ कैश की हालत में जो आता है उसी को हम इसमें नोट डाउन करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैं दोनों आपको समझा तो दिए, लेकिन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, चेक कर लेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे क्लियर हो जाए। तो कुछ मैं इसमें से पढ़ भी देता हूँ। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज रिपोर्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ फंड और वर्किंग कैपिटल। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसमें हम वर्किंग कैपिटल को एज ए होल ले रहे होते हैं, एज ए होल चेक कर रहे होते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, वर्किंग कैपिटल का सिर्फ एक अकाउंट लेते हैं, और वो अकाउंट कौन सा होता है, वो अकाउंट होता है हमारा कैश। ठीक हो गया। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम वर्किंग कैपिटल को एज ए होल लेते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम वर्किंग कैपिटल का सिर्फ एक हिस्सा लेते हैं, और वो कौन सा होता है, वो होता है कैश। ठीक हो गया। ये इनमें वाज़ेह डिफरेंस है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है कि वर्किंग कैपिटल रेज हुआ है और यूज हुआ है कहाँ पर। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि कैश कहाँ से आया है और कहाँ पर गया है। ठीक हो गया। The main object of fund flow statement is to show how the resources have been balanced, mobilized and used। कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं, मीन्स के हमारे कौन से रिसोर्सेज कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे लाइबिलिटीज या कैपिटल से जो अमाउंट आती है, जो ऐसे हमारे रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। ठीक हो गया। और जो कैश फ्लो का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें जो तब्दीली आती है कैश में, उसको शो आउट कराने के लिए ये बनाई जाती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है इंडिकेट करती है रिजल्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इंडिकेट कर रही होती है रिडक्शन या इंक्रीज जो है कैश बैलेंस। वो ज़ाहिर कैश बैलेंस में इंक्रीज या डिक्रीज कहाँ से आ सकता है, या प्रॉफिट से आ सकता है, या कोई बाहर से ओनर्स लेकर आएंगे, या कोई चीज़ सेल आउट कर देंगे, तो वहाँ से कैश आ सकता है। इसी तरह जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। फंड फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हमें लिखना होता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, इसलिए उनका ज़ाहिर है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम इसमें नहीं लिखते। हमने पिछले साल जो बनाई थी, जो हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लिखा था। तो ज़ाहिर इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं थे। लेकिन कैश बैलेंस में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों पाए जाते हैं, जो बना के भी दिखाई थी हमने आपको, और वो आपने को याद होगा। उसमें ओपनिंग बैलेंस भी था, क्लोजिंग बैलेंस भी था।
तो ये समझ आ गया आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है रेशियो एनालिसिस। नंबर 5 हमारा जो था वो था कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 6 जो है हमारे पास रेशियो एनालिसिस है, और इसके बाद एक बच जाता है हमारा जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस होता है किसी भी एनालिसिस में। अब रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो बेसिकली क्या होती है? एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है, ठीक हो गया। एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो एनालिसिस कहते हैं। कोई भी दो चीज़ें उनका जब आपस में हम रिलेशनशिप चेक करते हैं या उनकी प्रोपोर्शंस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं उसे रेशियो एनालिसिस, ठीक हो गया। तो रेशियो एनालिसिस क्या है? Ratio analysis is a mathematical relationship between two figures which have meaningful relation with each other। ठीक हो गया। इसमें क्या है कि दो रिलेशनशिप पाया जाता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप पाया जाता है, मतलब कि फिगर न्यूमेरिकल रिलेशनशिप पाया जाता है और जिसका एक खास मतलब होता है एक दूसरे के हवाले से, ठीक हो गया। अब रेशो आमतौर पर उन्हें 4 हिस्सों में तकसीम की जाती है। 4 हिस्से कौन से होते हैं? उसके लिक्विडिटी रेशो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है, एक्टिविटी रेशो होती है और सॉल्वेंसी रेशोज होती हैं। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि 15-20 रेशोज हम करेंगे। अब जो रेशोज होती हैं उसे मेन 4 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। वो 4 कैटेगरीज जो है ये सामने आपके जो है लिक्विडिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। एक्टिविटी रेशो को हम एफिशिएंसी रेशो भी कहते हैं या परफॉर्मेंस रेशो भी का नाम भी इसी कहते हैं। अब ये रेशो होती क्या है, इनका मतलब क्या है? जैसे लिक्विडिटी रेशो का नाम से बता रही है कि लिक्विडेटी होना, या मतलब कि आपकी उधार को पे करने की सलाहियत को बताती है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि आप मुनाफा जो है प्रॉफिट को, आपकी प्रॉफिट अर्निंग को शो कर रही होती है। एक्टिविटी मतलब कि आप जो कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मतलब कि कुछ मशीनरी से कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस चीज़ को बता रही होती है। और सॉल्वेंसी रेशो जो है आप जो है आप जो है लफ्ज़ भूल गया हूँ। कि सॉल्वेंसी रेशो होती है कि आप के दिवालिया होने जो है उससे आपको बताती है कि आपकी कितने चांसेस हैं आपके दिवालिया बैंकरप्ट होने के। तो जो है आगे इन्हें हम फर्दर देख लेते हैं डिटेल में। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि इसमें क्या होते हैं, 4 किस्म की रेशोज़ होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? लिक्विडिटी रेशो होती है। लिक्विडिटी रेशो क्या कर रही होती है? आपकी फंड्स की एबिलिटी को बता रही होती है कि आपने करंट जो ऑब्लिगेशंस हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, उसको आपने पे करने की सलाहियत आपकी कितनी है, उसको कौन सी चीज़ बताती है? उसे लिक्विडिटी रेशो बताती है। जैसे लिखा भी हुआ है, दे मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। कंपनी की सलाहियत जो है उसकी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने की, उसे लिक्विडिटी रेशो से हम मालूम करते हैं। इस तरह लिवरेज रेशो जो है उसमें क्या होता है? ये जो लिवरेज, जैसे मैंने पहले बताया था, ये लिवरेज लफ्ज़ निकला है आपकी उधार से, ठीक, क्रेडिबिलिटी से, क्रेडिट से, ठीक है। तो उससे ये लफ्ज़ निकला हुआ है। लिवरेज रेशो हमें बता रही होती है कि हमारे डेट्स जो है, हमारे कर्जाजात जो है, हमारी लायबिलिटीज़ जो है वो इक्विटी के मुकाबले में कितनी है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है, ठीक है। जितनी भी रेशोज लिवरेज रेशोज होंगी वो हमें बताएंगी कि डेट्स का पोर्शन या डेट्स जो है हमारे या कर्जाजात जो है वो कैपिटल के मुकाबले में या ऑनर इक्विटी के मुकाबले में कितने हैं, ये वो बताती है। दीज रेशोज शोज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स एंड इक्विटी एंड फाइनेंसिंग द फर्म्स एसेट्स, मतलब कि ये बताती है कि आपने जो एसेट्स में फाइनेंसिंग की है, मतलब कि जो एसेट्स जो आपने परचेज किए हैं उसमें डेट्स और इक्विटी का कितना कितना पोर्शन मौजूद है। उस चीज़ को जो हम बता रहे होते हैं, उसका एनालिसिस करके बता रहे होते हैं, वो लिवरेज रेशो से बता रहे होते हैं, ठीक हो गया। एक्टिविटी रेशो क्या बता रही होती है? ये बता रही होती है कि आपने अपने एसेट्स जो है या अपने मशीनरी जो है या ऑपरेशंस जो है उन्हें किस तरह इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपने उन्हें इस्तेमाल किया है, यूटिलाइज किया है। तो उस चीज़ को हम किससे शो कर रहे होते हैं? उसका एनालिसिस हम करके बता रहे होते हैं एक्टिविटी रेशो से। दे रिफ्लेक्ट द फर्म्स एफिशिएंसी टू यूटिलाइजिंग द एसेट्स। वही बात आ गई, ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी
फंड की एफिशिएंसी को कि आप एसेट्स को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो प्रॉफिट की एबिलिटी को बता रही होती है। दीज रेशोज मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो बता रही होती है आपकी कंपनी की एज ए होल परफॉर्मेंस को। इफेक्टिविटी रेशो जो है वो बता रही होती है आपकी स्पेसिफिक एसेट्स की परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी को। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपकी कंपनी के एज ए होल परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है कि आपने अच्छा प्रॉफिट लिया या बुरा प्रॉफिट लिया या कैसा प्रॉफिट आपने लिया। ठीक हो गया। इन 4 रेशियोज को ही हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो पीछे जो है वहाँ पे लिखा हुआ था, अगर हम पीछे चलें तो वहाँ पे लिखा हुआ था हमने सॉल्वेंसी रेशियो, यहाँ पे हमने लिवरेज रेशियो लिखा है। तो ये सेम नाम है, लिवरेज रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, इसको सेम एक ही नाम से पुकारा जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एक्टिविटी रेशियो और आपकी परफॉर्मेंस रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। चले और तो इसके अलावा जो है अब इन्हें अल्लाह ताला हम आगे जाके पढ़ लेते हैं कि ये किस किस तरह डिफरेंस होगी बारी वन बाय वन करके। लिक्विडिटी रेशो सबसे पहले हमने पढ़ी। तो लिक्विडिटी रेशो के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लिक्विडिटी रेशो हमारी बताती है एबिलिटी को कि हम करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स से किस तरह पे कर सकते हैं, या हमारे करंट एसेट्स इस काबिल भी है कि करंट लायबिलिटीज हम पे कर सकें। तो a liquidity ratio is a type of financial ratio used to determine a company ability to pay its short term debts obligations। ठीक हो गया। obligations या debts जो है एक ही चीज़ का नाम है। तो क्या है लिक्विडिटी रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो की एक किस्म है जिसमें जो हमें इस बात का डिटरमिन करती है, इस चीज़ का पता देती है कि आपकी कंपनी जो है उसमें कितनी एबिलिटी है आपकी शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की। तो करंट रेशियो जो है वो जैसे पहले आपको बताया था, इसकी जो है मोस्टली 4 टाइप्स होती हैं। करंट रेशियो जो है वो 4 हिस्सों में से तकसीम किया जाता है लिक्विडिटी रेशियो को। सॉरी, लिक्विडिटी जो रेशियो है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो 4 एग्जाम कौन कौन सी हैं? 3 एग्जाम मैंने आपको पढ़ाई थी इसमें से, और एक एग्जाम जो है उसको हल्का सा मैंने टच किया था, आज उसे अच्छी तरह हम देख भी लेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो जो है वो सबसे पहले कौन सी होती है? करंट रेशियो होती है, जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लिया जाता है। दूसरी जो है हमारे पास एसेट एसेट टेस्ट रेशियो होती है, या जिसे हम क्विक रेशियो कहते हैं, या इसे हम लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। ये नाम आप याद रखेंगे, लिख लेंगे अपने नोटबुक में। एसेट टेस्ट रेशियो को हम लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो भी कहते हैं। ठीक हो गया। नंबर 3 जो है वो हमारा जो है वो है कैश रेशियो, जिसे हम एब्सोल्यूट क्विक रेशियो कहते हैं। ठीक हो गया, या हम इसे एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया। ये 3 किस्म के रेशियोज होते हैं, आगे जाके इन्हें इन डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। तो लिक्विडिटी रेशो जो है वर्किंग कैपिटल भी होता है। वर्किंग कैपिटल को पीछे मेंशन नहीं किया, लेकिन कम वर्डिंग में लिया जाता है वर्किंग कैपिटल को इन रेशो लिक्विडिटी रेशो के लिए, क्योंकि करंट रेशो और लिक्विडिटी करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो बिल्कुल मिलती जुलती होती हैं। करंट रेशो में उसे डिवाइड कर दिया जाता है और वर्किंग कैपिटल रेशो में उसे हम माइनस कर देते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें। तो ये एक सवाल आया है कि सर सॉल्वेंसी रेशो और लिवरेज रेशो जो है वो सेम होती है। बिल्कुल, मैं थोड़ी देर पहले बता के भी गया हूँ आपको, सॉल्वेंसी रेशो और हमारी जो है लिवरेज रेशो जो होती हैं ये सेम होती हैं। अच्छा, लिक्विडिटी रेशो जो है उसमें मोस्टली 3 किस्म की रेशो जो है वो ज़्यादा ली जाती हैं। वो कौन कौन सी होती है हमारी? करंट रेशो जो हमने पढ़ ली थी वो होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो क्विक रेशो होती है, वो भी हमने पढ़ लिया था, आज मज़ीद भी अच्छी तरह पढ़ लेंगे। और तीसरा जो हमारे पास होती है वो होती है एब्सोल्यूट क्विक रेशो। इसका नाम भी मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को याद भी रहे, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम से इन्हें जो है काउंट किया जाता है। अब करंट रेशो हमारी क्या है? करंट रेशो है हमारी कि वो बता रही होती है कि हमारे करंट एसेट्स जो हैं हमारी वो किस काबिल है, या हमारी एबिलिटी कितनी है जो हम करंट लायबिलिटीज़ को पे आउट कर सकें उनसे।
तो इसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस जो है सिग्निफिकेंस रेशियो जो है वो 2/1 होती है करंट रेशियो की। 2 और 2/1 सेम चीज़ होती है, क्योंकि 2 के नीचे 1 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2/1 है। अगर 2 रेशियो आपकी आती है, आपके आंसर जो है सवाल जो है उसका आंसर 2 आ रहा होता है, तो इस मीन्स करंट रेशियो का तो वो एक आइडियल रेशियो है, सिग्निफिकेंट रेशियो है। अगर इससे नीचे जाएंगे 2 से नीचे तो खतरनाक है कंपनी के लिए, कि हो सकता है कि वो इस काबिल ना रहे कि वो उसकी एबिलिटी ये ना रहे कि वो करंट लायबिलिटीज को पे आउट कर सके। या 2 से वो ज़्यादा अगर 3 से इंक्रीज कर जाती है तो भी कंपनी के लिए नुकसानदेह है कि उसके करंट एसेट्स उसने इतनी ज़्यादा हालत में रखे हुए हैं, वो उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो करंट एसेट्स आपको मैं बता दूं कि करंट एसेट्स जो होते हैं ना वो बेकार ही पड़े रहते हैं मोस्टली कंपनी में। जो फिक्स एसेट्स हो रहे होते हैं वो हमें प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। करंट एसेट्स का मकसद होता है कि वो ज़रूरत के लिए अब हमने रखे होते हैं। जैसे कैश है, हमने ज़रूरत के लिए रखा हुआ है, कल को मटेरियल परचेस करेंगे तो कैश हम वहाँ से दे देंगे। बैंक में पैसे रखे हुए हैं, वो ज़रूरत के लिए रखे हुए हैं। ऐसे क्विक रेशियो जो है उसे हम एसेट टेस्ट रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो का नाम भी कहते हैं। उसमें हमारे पास क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक या करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब क्विक एसेट्स से जो है यहाँ पर आप क्विक एसेट्स मैंने क्यों मेंशन कर दिया है, अगर हमारे पास करंट एसेट्स टोटल मौजूद है, ठीक हो गया, उसमें से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एसेट्स को निकाल दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स। नीचे मैंने दिया भी है, एक क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री एक चीज होती है, कैपिटल स्टॉक और चीज होती है, स्टॉक और चीज होती है। अगर अकेला स्टॉक आएगा तो उसका मतलब होगा कि इन्वेंट्री। ठीक हो गया, आपके जो गोदाम में या फैक्ट्री में आपने रखी हुई है अपनी जो चीजें रखी हुई है, तो कैपिटल स्टॉक आएगा तो उसका मतलब है ओनर इक्विटी। ठीक हो गया। तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब कि करंट एसेट्स है, अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो इन्हें हम ऑलरेडी पहले पे कर देते हैं और फायदा उनका बाद में लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, लेक्चर के लिए पैसे भर दिए पहले और बाद में हमें फायदा पहुंच रहा है ऐसा ऐसा करके, तुम्हारे ये आपके क्या थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस थे। तो करंट एसेट से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल दें तो हमारे पास क्विक एसेट्स बचता है। ठीक है, और क्विक एसेट्स का क्या है, क्विक एसेट्स की जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, कि जितने आपके क्विक एसेट्स हैं उतने ही आपके करंट लायबिलिटीज मौजूद हैं। तो इट्स मीन कि आपकी आइडियल सिचुएशन है। अगर क्विक रेशियो इससे नीचे जाएगी तो इट्स मीन देयर इज ए डेंजर। तो एक खतरा है आपके ऊपर मंडला रहा है कि शायद हो सकता है कि कोई आपसे जो करंट लायबिलिटीज आपने इस साल पर पे करनी थी, इस साल में हो सकता है कोई कभी भी मांगने आ जाए और आपके पास मौजूद ना हो, तो बड़ा मसला हो जाएगा। हो सकता है कल को कोई कर्जा भी ना दे। ठीक हो गया। तो आइडियल सिचुएशन क्या होती है, क्विक रेशियो की 1 होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स के ये सवाल थे हमारे पास कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो में की इंटरप्रिटेशन में फ़र्क क्या है। इनमें फ़र्क ये है कि जो करंट रेशियो है वो बता रही होती है हमारी एबिलिटी को, करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट की एबिलिटी को बता रही होती है, हमारी क्रेडिबिलिटी को बता रही होती है कि करंट लायबिलिटी को हमने किस तरह पे आउट करना है, या हमने लिक्विडिटी जो है हमारी लायबिलिटीज़ को किस तरह पे आउट करना है। क्विक रेशियो बता रही होती है हमारी जो मोस्ट मोस्ट हमारी लिक्विडिटी आइटम्स होते हैं या मोस्ट हमारे प्रेफर्ड करंट लायबिलिटीज होती हैं, उन्हें हमने पे करना होता है। वो कहाँ से होती है, क्विक रेशियो से फाइंड आउट होती है। मिसाल के तौर पर करंट एसेट्स में तो जाहिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ गए, इन्वेंट्री भी आ गई। अब अगर आज हमारे पास सारे के सारे आ जाते हैं, क्रेडिटर्स जो है हमारे जिन्हें हमने पैसे देने थे आ जाते हैं लेने के लिए, तो आज हम क्या करेंगे, उन्हें सारे पैसे हम अगर उन्हें दे सकते हैं। तो देने के लिए ज़रूरी है कि हम इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ी है उसे भी सेल आउट करें। हम मार्केट में लेके गए चीज़, हमारी इन्वेंट्री को, स्टॉक को, वहाँ जाके परचेजर ने परचेज ही नहीं की चीज़ हमारी, तो हम तो इस काबिल ही नहीं हुए कि हम उन्हें पैसे दे सकें मौके पर, उसकी डिमांड के ऊपर। तो इसलिए क्विक रेशो को लिया जाता है। क्विक रेशो से क्या आप इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं और इसमें सिर्फ कैश आइटम्स को ही रखते हैं। कैश आइटम्स मीन कि उसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकालने के वो चीज़ के जिन्हें आप किसी भी वक्त कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैश में वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं।
इसलिए क्या है कि जो मोस्ट लिक्विडिटी सिचुएशन जो है उसे क्विक रेशो बताती है आपकी। अच्छा, तो तीसरे नंबर पे जो है वो है हमारा एब्सोल्यूट क्विक रेशो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो और कैश रेशो। इसे कैश रेशो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कैश को ही काउंट किया जाता है और बाकी करंट एसेट्स को काउंट नहीं किया जाता। इसमें क्या शामिल होता है? कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज से क्या मुराद होता है? इससे मुराद होता है नोट रिसीवेबल आपके हो जाते हैं बाद इसमें आपके शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि उन सर्टिफिकेट्स को आप कभी भी ओपन मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्विक रेशो जो है एब्सोल्यूट क्विक रेशो आ जाती है। एब्सोल्यूट क्विक रेशो हमारे पास बताती है एट लीस्ट क्रेडिबिलिटी को बताती है, एट लीस्ट लिक्विडिटी सिचुएशन को बताती है कि इमरजेंसी लिक्विडिटी सिचुएशन को जो बताती है वो एब्सोल्यूट क्विक रेशो में बताती है। इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 0.5 और 0.75 हो सकती है। ठीक है, 0.5 और 0.75 के दरमियान जो है हमारे पास एब्सोल्यूट क्विक रेशो पाई जाती है। चलिए, ये तीनों रेशो आपको समझ आ गई होंगी, करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट क्विक रेशो। अच्छा, तो एक सवाल है आपके शब्बीर का कि वो पूछते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम एडवांस पे कर देते हैं, उनका फ़ायदा बाद में देते हैं। ठीक हो गया, जैसे लेक्चर के लिए एग्जाम्पल दी थी। अक्रूड एक्सपेंसेस जो है वो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम फ़ायदा पहले ले लेते हैं और जो है पेमेंट बाद में करते हैं उनकी। जैसे एग्जांपल दी थी मैंने आपसे, पोस्ट पेड सिम्स जो होती हैं उनमें पहले पहले हम कॉल वगैरह करते रहते हैं या बिल हो गए हमारा इलेक्ट्रिसिटी के, पहले हम फ़ायदा ले लेते हैं, सब इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में पेमेंट कर रहे होते हैं, तो वो अक्रूड एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। या इसे हम जो है अनअर्नड रेवेन्यू भी कह सकते हैं कि हमें भी वो कमाई नहीं है, तो ज़ाहिर है वो नेट पैसे पहले ले लिए। तो सेम इसी तरह ये अक्रूड एक्सपेंसेस भी उसी जुमले में आते हैं कि आप फ़ायदा पहले ले लेते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं। तो इसके बाद लिक्विडिटी रेशो के बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जिसे हमने आपको बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या होती है? ये रेशो होती है कि हमारी ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन को बता रही होती है, कंपनी की जो है क्रेडिबिलिटी को बता रही होती है कि वो प्रॉफिट कितना कमा सकती है, कितना कमाती है, पिछले साल कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया है, पिछले साल कितना परसेंट नेट इनकम थी सेल के, इस साल कितनी नेट इनकम परसेंट है सेल की। ठीक हो गया। तो ये परफॉर्मेंस को, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो आमतौर पर 5 होती हैं। वो कौन सी होती है? हमने ग्रास प्रॉफिट मार्जिन पढ़ा था, जिसे ग्रास प्रॉफिट रेशो हम कहते हैं। ग्रास प्रॉफिट मार्जिन और ग्रास प्रॉफिट रेशो सेम चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ये हमने तीनों पढ़ लिए थे। आज इसमें रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये भी हम आपके साथ देख लेंगे। ठीक हो गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जाहिर है इसमें एक चीज़ नई ये आई है आपके पास, इसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मीन्स कि क्या होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाती है? ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। ऑपरेटिंग इनकम को अगर आप सेल पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। इसी तरह जब हम उसमें से अदर रेवेन्यूज और अदर एक्सपेंसेस को मिला कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट को नेट सेल्स से माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाती है। अब इसे आगे चल के हम देख लेते हैं ज़रा अच्छी तरह। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज क्या होती हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होती हैं profitability ratios helps to measure the profitability position of the business concern. It measures the company's ability to earn profit. ठीक है, वही बात होगी, ये बताती है हमें कंपनी की एबिलिटी को कि वो कितना प्रॉफिट कमाती है। ठीक हो गया। इसमें 4 किस्म की हमने रेशो पढ़ी थी। जो सबसे पहली थी वो हमारे पास थी नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ ग्रास आना है, ये मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ ग्रास प्रॉफिट मार्जिन आता है। So gross profit margin is a profitability ratio that measures how profit the company makes from the sales of the goods after deducting direct cost.
ये CGS मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट कास्ट जो होती है CGS होती है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें बता रहा होता है कि आप जो है कितना % आपने मुनाफा कमाया है सेल के आपने कितने % मुनाफा कमाया है डायरेक्ट कास्ट या CGS को माइनस करने के बाद। मीन्स के आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना % है आपकी कंपनी की टोटल सेल के, ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बता रही होती है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें बता रही होती है कि आपका जो नेट इनकम है या नेट प्रॉफिट है वो आपके रेवेन्यूज का या सेल्स के कितने % है, उसे हमें क्या बता रही होती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बता रहा होता है। द नेट प्रॉफिट मार्जिन आर सिंपली नेट मार्जिन। ठीक हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन को नेट मार्जिन भी कहते हैं। मेजर्स हाउ मच नेट इनकम और प्रॉफिट इज जनरेटेड एज ए % ऑफ रेवेन्यू। ठीक हो गया, कि मतलब आपका नेट इनकम और नेट प्रॉफिट जो है वो कितने % जनरेट कर रहे हैं आप टोटल सेल्स के, ये हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन बता रहा होता है। ठीक, क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या जिसे हम रिटर्न ऑन एसेट्स का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये हमें बता रही होती है कि हमारे जो एसेट्स जो हैं उनके ऊपर हमारा रिटर्न क्या कितने % रिटर्न है। रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट को, रेवेन्यू को। ठीक हो गया, रिटर्न जब भी आप रिटर्न का लफ्ज पढ़ेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, रिटर्न का मतलब होता है आपका प्रॉफिट या अर्निंग या रेवेन्यू या सेल। अच्छा जी, तो रिटर्न ऑन एसेट्स या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें क्या बता रही होती है, मैयर्स द ओवरऑल इफेक्टिवनेस इन जनरेटिंग प्रॉफिट विद अवेलेबल एसेट्स। तो ये क्या बता रही होती है, ये बता रही होती है हमारी इफेक्टिवनेस को, कि हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं उन एसेट्स से किस रेशो से, मतलब कि हम कितनी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं उन एसेट्स को कितनी अच्छी तरह यूटिलाइज करने से, ये हमें बताती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया, इट शोज अर्निंग पावर ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल। ये हमें शो कर रही होती है आपकी अर्निंग पावर को, कि आपने का जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है एसेट्स के ऊपर, उसके ऊपर आपकी अर्निंग पावर कितनी है, आप कितना अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर। इस चीज़ को आपकी जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बता रही होती है। ठीक हो गया, क्लियर है। तो पहले हमने पढ़ा कि प्रॉफिट मार्जिन रेशो क्या है, वो हमें बता रहा होता है कि एग्जाम्पल के साथ भी आगे हम इन्हें करा देंगे। प्रॉफिट मार्जिन हमें बता रहा होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सेल का कितना % है। मीन्स कि हमारी कितनी एबिलिटी है कि हम सेल में से जो हमारे डायरेक्ट कास्ट है उसे निकाल कर कितना % हम प्रॉफिट कमाते हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें बता रहा होता है कि हमारी कितनी एबिलिटी है कि हम जो सेल है इसमें से डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट दोनों को निकालने के बाद कितनी एबिलिटी है, कितने % हम प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, ये हमारी ये चीज़ ये नेट प्रॉफिट मार्जिन बता रहा होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन एसेट्स हमें बता रहा होता है कि हमारा जो कैपिटल इन्वेस्ट है उससे हमने कितना % जो है, कितनी रेशो है हमारे मुनाफे की शरह क्या है, मुनाफा कितना % है हमारा टोटल एसेट्स को इस्तेमाल करने पर। तो इसका फार्मूला भी आगे हम कर लेंगे। दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी, ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न मतलब कि इनकम है या प्रॉफिट है, उसकी रेशो कितनी है आपकी इक्विटी के मुकाबले में, मतलब कि आपके इक्विटी के जो है उसको लगाते हुए आप किस तरह इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप मुनाफा कमाते हैं, उसको शो कर रही होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको आगे हम एग्जाम्पल के साथ भी करते हैं। तो जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है उसके फार्मूले हैं, ग्रास प्रॉफिट रेशियो, ये ग्रास प्रॉफिट मार्जिन का क्या है, ग्रास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। मीन्स के प्रॉफिट जो है वो सेल का कितना % है आपका, ग्रास प्रॉफिट आपके सेल का कितना % है। कि जैसे आपसे कोई पूछे कि जनाब आप ये सारी चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं तो आपका जीपी मार्जिन क्या है इसमें, तो हम अंडरस्टैंड कर देंगे इस चीज़ को कि ये बंदा हमसे ये पूछ रहा है कि जो एक्चुअल डायरेक्ट कास्ट आई है इस चीज़ को बनाने पर उसको कितने % है, वो निकालने के बाद हमारा मुनाफे की शरह क्या है। और जब नेट प्रॉफिट पूछेगा तो हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्ट कास्ट प्लस हमारी दुकान में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है, बल्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, फर्नीचर इस्तेमाल हो रहा है, सबको निकालने के बाद हमारा प्रॉफिट का मार्जिन क्या है, रेशो क्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन कहेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल।
मीन्स कि आप सेल का कितना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले रहे हैं, मीन्स कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट को माइनस करने के बाद सेल पर कितना परसेंट आपका मुनाफा है। ऐसे ही होता है ना, हमने पढ़ा था सबसे पहले सेल्स होती है, ठीक हो गया। सेल्स में से डायरेक्ट कास्ट को हम निकाल देते हैं, डायरेक्ट कास्ट मतलब कि CGS मैंने आपको पढ़ाया था, CGS होता है डायरेक्ट का। फिर हमारे पास GP आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऐसे था। इसमें से हम इनडायरेक्ट कास्ट को निकाल देते हैं, जो ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो इनडायरेक्ट कास्ट होती है हमारी, उसको निकाल देते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, ये वाला, ठीक हो गया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम माइनस कर देते हैं अदर एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह जो है हमारा जो है, इसी तरह हमारा है नेट रिटर्न ऑन एसेट्स, कि एसेट्स को किस तरह आप अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर इनकम ले रहे हैं, नेट अर्निंग कमा रहे हैं, तो ये आपको क्या बताता है, रिटर्न ऑन एसेट्स आपको बता रहा होता है। तो अगर ये कुछ कोई रेशो आ जाती है, फर्ज करें वो 4, 5, 10, 15% आ जाती है, तो हम उसको इंटरप्रेट किस तरह करेंगे, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि 15% जो है वो इनकम हम ले रहे हैं एसेट्स को अच्छी तरह यूटिलाइज करने के बाद, इट्स मीन के एक रीजनेबल प्रॉफिट है 15%। जाहिर है अगर 3-4% हो तो वो एक थोड़ा सा मुनाफा होता है। अगर 15% मुनाफा ले रहे हैं सेल के एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए, तो इस मीन के हम अपने एसेट्स को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, और एसेट्स को अच्छी तरह यूटिलाइज करने के बाद हम 15% नेट इनकम ले रहे हैं, 15% रिटर्न ऑन एसेट्स आ रहा है। इट्स मीन के देयर इज ए एबिलिटी फॉर द कंपनी टू यूटिलाइज इट्स एसेट्स, ठीक हो गया। तो ये इंटरप्रिटेशन ये इस चीज़ की बताती है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें बता रही होती है कि फर्ज करें हमारे पास 50% आ गया प्रॉफिट, ठीक हो गया, 50% प्रॉफिट आ गया, तो मीन्स के एक अच्छी सक्सेस है कंपनी की, कि उसने शेयर होल्डर ने जो कंपनी की इक्विटी लगाई थी उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने 50% नेट इनकम कमाया है। मीन्स कि अगर उन्होंने जो है 1 लाख रुपए कमाए हैं, 1 लाख के इन्वेस्ट किए हैं, तो 50,000 का उन्होंने क्या कर लिया, मुनाफा कमा लिया है। तो ये हमें क्या बता रही है कि उन्होंने एक रीजनेबल मुनाफा कमाया, तो ये हमारी क्या होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी होती है। तो ये 5 फार्मूले हैं जो आपने इसमें याद करने हैं, 3 फार्मूले उसमें हैं, 3-4 जो आपने याद करने हैं, ठीक हो गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो चलिए यहाँ तक आज मैंने कराया है आप लोगों को, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं, फार्मूले याद करना पड़ेंगे आपको, इनमें जो है फर्दर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने नोट्स बनाएंगे आप खुद इनका, ताकि आप लोगों को जब कभी आते बैठते चलते उठते कि दीवार पे लगा दें, दरवाजे पे लगा दें, ताकि ये फार्मूले आपको याद हो जाए, क्योंकि ये वही फार्मूले आगे इन फ्यूचर आपको काम देंगे इस सवाल में। इंशाल्लाह 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 ताला ये 4 रेशोज हैं, इनमें से एक सवाल लाजमीन आएगा, और आप तो 20 नंबर स्केयर कर सकते हैं, सिक्योर करेंगे आप अपने 20 नंबर यहाँ से। तो 20 नंबर अगर आपके यहाँ से आ सकते हैं, 20 ही आपको और बाकी चाहेंगे 20-25 और जगह से लेने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, इसमें से आपके अगर 2 सवाल आएंगे तो इंशाल्लाह आप 40/40 लेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आप सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्शन से ही पास हो जाएंगे अपने पेपर में इंशाल्लाह ताला। तो बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर अल्लाह ताला ने ही करनी है, उन्होंने ही हमारी मदद करनी है, वही मदद करने वाले हैं। अच्छा, अब जो हमने ये सवाल पढ़े हैं, अब हमारे 2 रेशोज और बच गई हैं इसमें से, इस टॉपिक की 2 रेशो बच गई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी रेशो पढ़ ली हमने। इसके अलावा हमारे पास सॉल्वेंसी रेशो बच गई है, और एक एक्टिविटी रेशो बच गई है, वो 2 हम आगे जाके पढ़ लेंगे। एक हमारे पास जो है टेक्निक्स जो थी, एक बेसिकली तो हम रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक पढ़ रहे हैं ना, जो हमारी टोटल 7 टेक्निक्स थी। ये टेक्निक्स रेशियो एनालिसिस की एक किस्म है ना, ये तो उसके फर्दर टाइप्स हैं, जिस तरह कंपेरेटिव एनालिसिस की 2 टाइप्स थी। तो इस तरह क्रॉस सेक्शन को हम आखिर में एंड में जाके पढ़ेंगे। अब ये सवाल पेपर में आते किस तरह है, वो ज़रा हम देख लेंगे कि ये जो है एग्जाम्पल, ये जो पेपर में किस तरह सवाल सेट होके आएगा। तो एक CSS के पे हमको जो हमारा स्टैंडर्ड जो है ना, हम अपने अकेडमी का जो हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, वो हम CSS से कंपेयर कर रहे हैं थोड़ा सा। तो इसलिए कि अगर हम CSS को कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उससे नीचे बाकी पेपरों को तो आसानी से पास कर लेंगे। तो अगर हम CSS के पेपर आपसे आपको करा रहे हैं, वहाँ तक आपकी तैयारी करा रहे हैं, उस लेवल पे लेकर जा रहे हैं, एक बेंच मार्क होता है किसी भी मार्केट का, वहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो नीचे वाली चीज़ों को तो इंशाल्लाह आप खुद इजीली आसानी से कर जाएंगे। खास तौर पे जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, वो अब अपने आप को कंपेयर करें
कि जो सब्जेक्ट उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, अब वो इंशाल्लाह ताला से कर भी रहे हैं। मैं असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ बाकायदे, बड़े अच्छे से कर रहे हैं वो। और जो पहले दिन की असाइनमेंट थी और आज की जो असाइनमेंट है उसमें बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे। तो असाइनमेंट जो है आपकी इंशाल्लाह ताला वो मैं चेक कर रहा हूँ। कुछ रह गई हैं, वो इस वजह से कि एक तो मुझे बुखार था पिछले 2-3 दिन से। आज का लेक्चर जो है सर जुनेद साहब ने तो कहा मैं मिस कर दूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि टाइम ज़ाया करूँ मैं आप लोगों का, तो इसलिए मुझे लेक्चर लाजमी देना था। तो मैं चेक नहीं कर सकता, लेकिन वो असाइनमेंट मैं ज़रूर चेक करूँगा। मेरी तरफ से मैं माज़रत हुआ उसके लिए, तो मुझे टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह ताला वो रिमार्क्स करके मैं आपको भेज दूँगा। तो अब सर ज़रा हम चलते हैं कि सवाल किस किस्म के आएंगे इनके। ये 5 पेपर है कुछ सीएसएस के, वो मैंने निकाले हैं। एक सवाल जैसा कि देखें आपका आया हुआ है, सवाल नंबर 7 था, किसी पेपर में आया था। मुख्तलिफ पेपर के सवाल हैं ये। तो उसमें एक सेक्शन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आपने भी देखा होगा। उसमें सवाल आया था, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आल्सो इट्स रोल इन फाइनेंशियल एफिशिएंसी। तो ये सवाल उन्होंने मिक्स करके दे दिया है। तो ये सवाल मैंने आपको कराया था फाइनेंशियल एफिशिएंसी, तो मीन्स के फंक्शन थे फाइनेंशियल एफिशिएंसी। और स्कोप एंड नेचर जो था, ये सवाल जो है मैंने इनिशियल रखा हुआ था, ये इंशाल्लाह बाद में पढ़ाऊँगा। स्कोप मीन्स इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स को लिख तो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल स्कोप का होता है कि इसका अकाउंटिंग में क्या स्कोप है, इसका एजुकेशन में क्या स्कोप है, इसका फील्ड में क्या स्कोप है, इसका मार्केटिंग में क्या स्कोप है, इसका सोशल जो सोशल साइंसेज होती है उसमें क्या स्कोप है, उसको हम देख लेंगे। ये आधा सवाल आपको इंशाल्लाह आता है। अब नीचे जो एक और सवाल आप देखें तो यहाँ पर पूछा हुआ उन्होंने, डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल मैंने आपको दोनों कराए थे। फीचर्स मीन के फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक हो गया। ये फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कराया था, और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर ये भी मैंने आपको कराया था। ये दोनों सवाल आपको आते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा तीसरा सवाल जो है वो है हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड थ्रू रेशियो एनालिसिस। ठीक हो गया। ये जो रेशियो एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं उसमें कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है थ्रू रेशियो एनालिसिस के जरिए। तो इसमें क्या करेंगे आप कि वही जो आज सवाल पढ़े, इसमें सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, इसमें आपने ये रेशियोज बतानी है, और रेशियोज में फिर इनको टाइप्स बतानी है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन सी रेशियोज है, वो क्या बताती है। 3-3 4-4 लाइन उनके बारे में बतानी है। कि फिर आपने बतानी है कि करंट क्विक रेशियो क्या बताती है, करंट रेशियो क्या बताती है, एसेट क्विक रेशियो क्या बताती है। फिर आपने बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या बताता है, उसका फार्मूला लिखना है, उसे बताना है। बड़ा इजी सवाल है ये, देखें बड़ा अच्छा मतलब ये सवाल है, सीएसएस का सवाल था जो इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएगा, आता भी है अब आपको। तो इसके बाद जो है एक और सवाल जो है वो ये है, जो पेपर में एक में आया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एनालिटिकल टूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक हो गया। इसमें से उसने एक सवाल दिया हुआ है, डिफरेंस करना है, और हर चीज़ 5 नंबर की है। उसने कहा है कि टाइम सीरीज एनालिसिस वर्सेस क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में क्या फ़र्क है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस हमने पढ़ा था, ट्रेंड एनालिसिस जिसे कहते हैं हम, तो उसमें और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस जो आगे एक टॉपिक बच गया इसे हम पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या फ़र्क है, 5 नंबर का ये था। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वर्सेस वर्टिकल एनालिसिस, तो एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया है, ये आप देख लेंगे, एग्जांपल भी लाजमी लिखेंगे पेपर में। 5 नंबर का ये भी आता है, लिक्विडिटी रेशो और वर्सेस डेट रेशो, इसमें क्या फ़र्क है। तो ये भी मैं आपको आगे करा दूंगा। लिक्विडिटी रेशो तो आज करा दी है। लिक्विडिटी रेशो होती है शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन होते हैं उनको पे करने की एबिलिटी, और डेट रेशो जो होती है वो सॉल्वेंसी रेशो होती है आपकी, तो इसे भी हम देख लेंगे। और टर्नओवर रेशो वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो करा दी है। टर्नओवर रेशो मैंने अभी नहीं कराई, जो एक्टिविटी रेशो होती है उसी को टर्नओवर रेशो कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, शायद मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ये भूल जाए ये चीज़, मैं स्किप कर जाऊँ तो आप लिख लेंगे अपने पास कि टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो ये एक ही चीज़ का नाम है। तो डेट रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, और एक और नाम थे क्या था इसका, तो वो भी इसी का एक चीज़ का नाम है। तो ये सवाल थे, इंशाल्लाह माशाल्लाह आपको आते हैं ये सवाल। तो देखें इस टॉपिक पे टाइम बड़ा लगा है, ये हमारा 8वां लेक्चर है, और
मैं खुद चाहता था कि ये मुझे पता है और तजुर्बात बताते हैं इंसान के, और पिछले पेपर भी बता रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस पे 8 लेक्चर देने का मकसद ये था कि हर बच्चे को क्लियर हो जाए एक एक चीज़। तो इंशाल्लाह ताला क्लियर भी हुई है आप लोगों को। आखिरी लेक्चर और होगा इस टॉपिक पे, फिर हम बाकी चीज़ें छोटी-छोटी हैं उन्हें भी इंशाल्लाह कर लेंगे। एक और टॉपिक आएगा बजटिंग का, कैपिटल बजटिंग, उसको भी हम कुछ टाइम लगाएंगे। तो ये चीज़ों के इन चीज़ों के नोट्स आप बनाते रहे अपने पास ना। तो आज असाइनमेंट में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने पिछले, तो वो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा फिर तो इंशाल्लाह वो देख कर फिर आगे हम चलेंगे। तो अब थैंक यू सो मच। आपका कोई सवाल जवाब है, कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोई मसला है तो वो आप मुझे काइंडली बता दें। तो बारी बारी जो कोई सवाल जवाब है वो काइंडली आप कर दें जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। ये काइंडली मुझे एक चीज़ वो कंफर्म कर दें, जो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की जो आपने वो दिखाई थी, उसमें A-B तक तो क्लियर हो गया था, लेकिन लास्ट में जो लाइन थी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट कर दें मजीद। चेक मैं भी चेक कर लेता हूँ, उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं होगी, शायद मैंने इसलिए नहीं लिखी होगी। जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी थी, फिर भी देख लेते हैं हम। इसका बता रहे हैं आप? जी, ये लास्ट लाइन जो है ये, इसको थोड़ा सा बताएंगे ये कैसे है। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने भी नहीं देखी। बहरहाल ये मेरे ख्याल से इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल शो करा रहे हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद उसमें इंक्रीज कितना आया है। ये इसने गलत फिगर शो ऑफ कराई हुई है बुक में। बेसिकली जो इंक्रीज है टोटल 45 माइनस जो है ये 25,000 बन गया, ये हमारा 38,000 बन गया। तो ये इंक्रीज नहीं आता, ये डिफरेंस आना था दोनों के दरमियान में, और डिफरेंस 38,000 गलत लिखी हुई है। और पीछे भी एक शायद कोई स्टेटमेंट थी, उसमें भी पिछले लेक्चर वाले में भी एक मिस्टेक थी फिगर की। तो ये आप खुद करेक्ट कर लिया करें, बात बात चीज़ें मैं स्किप कर जाता हूँ, ये मैंने देखी नहीं थी। इसमें 13,000 आएगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो है पिछले 2004 के मुकाबले में 2005 में 13,000 का इजाफा हुआ है। देखिए ना, ये पिछले साल की जो वर्किंग कैपिटल थी वो 25,000 थी, और इस साल में कितनी हो गई? 38,000 हो गई है। तो कितना हो गया हमारे पास? 13,000 का जो है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ये 13,000 आना है, यहाँ पे भी 13 आना है और यहाँ पे भी 13 आना है। ठीक हो ये गया? ठीक हो गया, बस यही कंफ्यूजन थी कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ हाँ जी। चलिए इसके सर, अलावा और ये ट्रेंड एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस एक ही चीज नहीं हो जाएगी सर? क्योंकि दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। सिमिलरिटीज बिल्कुल है, लेकिन जो ट्रेंड एनालिसिस है वो डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। और जो वर्टिकल एनालिसिस है वो आइटम्स को आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन को बताता है। वर्टिकल एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, एक ही बैलेंस शीट या एक ही इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? जी सर। लेकिन जो ट्रेंड एनालिसिस है वो डायरेक्शंस को बताता है कि पिछले सालों में कोई एक आइटम जो था उसकी क्या डायरेक्शन थी, या वो कम हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, या आगे जाके इसमें एक एजम्पशंस बनाई जाती है कि वो पीछे से अगर चीज़ बढ़ती हुई आ रही है तो आपको पता चल जाता है कि आगे भी जाके ये बढ़ेगी। तो ये क्यों लगाया जाता है ट्रेंड एनालिसिस? ये इसलिए किया जाता है कि पिछले साल हमने देखा कि 2018 में अब से 1,000 थी, 2019 में 2,000 हो गई, 2020 में 3 हो गई, 21 में 4,000 हो गई। तो 2022 में वो हमें पता चल जाएगा कि 5,000 होगी। तो इसलिए हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इसलिए ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है कि जी सर, डायरेक्शन को चेक किया जा सके। क्लियर हो गया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर ये जो आपने सीएसएस का क्वेश्चन बताया है, ये थर्ड वाला, हाँ जी। इसमें आपने बताया ना कि आपने रेशोज को बताना है, उनको इंटरप्रेट करना है। तो सर कितनी रेशोज आप मैक्सिमम लिख सकते हैं 20 नंबर के अंदर? इसमें देखे ना, उन्होंने रेशो एनालिसिस कर दिया और 20 नंबर का है ये। मीन्स के आपकी 4 कैटेगरी है, हर कैटेगरी 5 नंबर की है। ठीक हो गया? जी जी ऐसे ही है ना, 5-5 नंबर की आपकी ठीक है। कैटेगरी है। तो इसमें अब जो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और लिक्विडिटी रेशो, उसमें तो 3-3 4-4 ही आती है, ऐसे ही है। तो जी जी बाकी आपकी सॉल्वेंसी और एक्टिविटी रेशो बच जाती है, उसमें से भी आप 3-3 4-4 करते हैं तो इनफ है।
सर टोटल कितनी ऑलमोस्ट ठीक रहेंगे? ये 20 है तो 20 आप ये रेशोज होनी चाहिए ताकि एक नंबर की एक रेशो बनेगी। मतलब 20 हम कर लेंगे तब तक? 20 हम तो 20 से ज्यादा कर देंगे। हमने अब करनी हाँ। है मेरे ख्याल से 10-12 तो हमने कर दी है बाकी, और अभी आनी है हमारी एक्टिविटी रेशो में 8 आनी है, सॉल्वेंसी रेशो में 4-5 आनी है, मतलब 20 25-26 हम पढ़ लेंगे। सर क्वेश्चन काफी लेंथी नहीं हो जाएगा कि 20 रेशो फिर उनको इंटरप्रिटेशन भी देने उनके? इंटरप्रिटेशन आप 3-3 लाइनों में देंगे, बस 3-4 लाइनों में बस, मतलब ज्यादा नहीं इतने देंगे। ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। नहीं, फार्मूला लिखें, कैटेगरी लिखें, फार्मूला कैटेगरी लिखें, उसके नीचे उसे थोड़ी सी 2 लाइन पहले 1 लाइन में डिस्कस करें, फार्मूला लिखें, 2 लाइनों में उसकी इंटरप्रिटेशन करें तो एंड कर दें उसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी इसके अलावा कोई और? सर ये जो क्वेश्चन है हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेशन, तो इनमें डिफरेंस क्या है एनालाइज में और इंटरप्रिटेशन में? एनालाइज का मतलब होता है कि देखना है आपने, उसमें चीजें देखनी है कि इंडिविजुअल अकाउंट्स को देखना है। इंटरप्रिटेशन है कि उसको आपने आगे जाके एक्सप्लेन करना है। तो एनालाइज में जिस तरह हम चेक कर रहे थे करंट एसेट्स कितने, करंट लायबिलिटीज कितनी है, ऐसे ही था ना, उसे एनालाइज कर रहे थे। जब हम देख रहे थे ना करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे थे, तो वो हमारा एनालाइज था। एनालाइज करना मतलब उसको सोचो विचार करना, उस चीज को देखना, फिर उसके बारे में हम एक पैराग्राफ लिख रहे थे 3-3 4-4 5-5 लाइनों का, वो इंटरप्रिटेशन थी उसकी। ठीक है सर। ऐसा आप इस तरह कह सकते हैं कि जो कैलकुलेशन है वो आपके एनालिसिस है, और उसके बारे में कैलकुलेशन के बारे में जो आंसर आ गया है उसको आपने उसके बारे में लिख रहे हैं तो वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। हाँ जी, कोई और? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज ड्रॉप हो रही है, आपके नेटवर्क का इशू है, शायद आवाज ड्रॉप हो रही है। स्टेटमेंट और कैश स्टेटमेंट आपकी आवाज असल में ना इशू कर रही है, काइंडली चेक करें क्या इशू है आपकी आवाज में, सही तरह समझ नहीं आई आवाज आपकी। ये बाकी काइंडली अपनी अपनी आवाज म्यूट कर दें, जो कैंडिडेट जो बात कर रहे हैं सिर्फ उसी तक उसकी आवाज क्लियर आए। दोबारा बताएं सर, क्या पूछ रहे थे आप? आपको सर? हाँ अब ठीक आ रही है, बताएं। मैं ये कह रहा था सर फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश स्टेटमेंट डिफरेंस कर दें, वो थोड़ी समझ नहीं आई इसकी सर। अच्छा इस तरह होता है, दोबारा बता देता हूँ। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम सिर्फ कैश आइटम्स को लिखते हैं, सिर्फ उन आइटम्स को लिखते हैं जिसके हम पेमेंट या रिसीट सिर्फ कैश के जरिए करते हैं। ठीक हो गया? और लेकिन जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें टोटल वर्किंग कैपिटल के आइटम्स को लिखते हैं। वर्किंग कैपिटल के आइटम्स, वर्किंग कैपिटल आइटम्स मींस के फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को मेंशन करते हैं। हर जो करंट लायबिलिटीज का और करंट एसेट्स का हर एक एक आइटम होगा उसको वहां मेंशन करते हैं। ठीक हो गया? लेकिन जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल का एक आइटम होता है कैश, सिर्फ उसी की एंट्रीज को, उसमें जो तब्दीली आ रही थी सिर्फ उसी को हम वहाँ पर पोर्ट्रेट करते हैं, उसी को वहीं मेंशन करते हैं बस। ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। जी आवाज नहीं आ रही, काइंडली ये आवाज क्लियर कर लें। किसी का किसी सर अच्छा ये आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अब आ रही है। सर ये क्वेश्चन है कि ऊपर में इस तरह दे सकते हैं जैसे कि कुछ एक दो फिगर दे दे, सेल की, ग्रॉस प्रॉफिट की और नेट प्रॉफिट की, और आवाज आपकी ड्रॉप हो रही है। आवाज जो है
आवाज आप लोगों की ड्रॉप हो रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रही, काइंडली वो दोबारा चेक कर लें। अब मुझे शो सुनाई दे रहा है, सर ये पता नहीं किस तरह है। सर अब आवाज आ रही है आपको? आवाज आपकी ना स्टॉप होकर आ रही है, असल में इसलिए ये इशू है। अब बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वर्किंग कैपिटल जो है ना उससे सर थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दे सर। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये क्लियर करना है। जी जी बिल्कुल। वर्किंग कैपिटल हम कहते हैं कैपिटल का वो हिस्सा, ऑनरी इक्विटी का वो हिस्सा जो एक्चुअली हमने रखा होता है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। ठीक हो गया। जी 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 अब जो हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो होती हैं ये वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। ठीक हो गया। जितने भी हमारे करंट एसेट्स और करंट जी लायबिलिटीज होती हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। अगर जी करंट जी एसेट्स से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। थैंक इसके अलावा कोई। सर ये जो आपने डिफरेंस बताया था कैश फ्लो का और फंड फ्लो का, सर इसका जो पॉइंट नंबर 4 है वो एक दफा आप दोबारा बता देते हैं। एक मिनट बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 जो है, जी सर ये फंड फ्लो स्टेटमेंट इंडिकेट्स द रिजल्ट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हमारी है ये क्या कर रही होती है, ये हमारी जो इंडिकेट शो आउट कर रही होती है करंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिजल्ट्स को। मींस के जो इस साल में जो हमारी मौजूदा जो सूरत हाल है हमारे करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज की, ये उसको शो आउट करा रही होती है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि जी इसमें करंट एसेट्स भी आ जाते हैं और करंट लायबिलिटीज भी आ जाती है। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये हमारी बता रही होती है कि कैश बैलेंस में रिडक्शन और उसमें इंक्रीज को। ठीक हो गया, क्लियर है। तो मीन्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी बताती है कि कैश में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज आया है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें बता रही होती है कि हमारा जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है वर्किंग कैपिटल की वो क्या है। सर ये ये जो लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ कैश बैलेंसेस, सर ये रिडक्शन क्यों लिखा हुआ है इन्होंने? रिडक्शन ऑफ कैश वो ये इसलिए लिखा है ना, चेंजिंग है ना, चेंजिंग किस तरह होगी, या तो रिडक्शन होगी या इंक्रीज होगी। ये वही कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी यही बताती है कि उसमें अगर रिडक्शन हो रही है तो उसको भी बताएगी, अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको भी बताएगी। तो काम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यही है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडिकेट्स द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द रिडक्शन, मतलब कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कैश बैलेंस में रिडक्शन की वजह बनी है, या कैश बैलेंस में कमी की वजह कौन से फैक्टर्स बने हैं। मिसाल के तौर पर हमारा कैश बैलेंस 200 रुपये कम हो गया, तो किस वजह से कम हुआ, वो हमने कुछ जो है हमने कंपनी के लिए कुछ कपड़ा लिया था 200 रुपये का, अब उसकी वजह से कैश में रिडक्शन आया है। तो जो कपड़ा था वो फैक्टर बना है कैश बैलेंस में रिडक्शन का, तो इसलिए ये लिखा। जी सर राइट, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। और इसके अलावा काइंडली चले, ठीक है फिर। अब बाकी जो है हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो होगी क्लास उसमें से वाइंड अप कर देंगे। हमारी 2 रेशो बचती हैं और एक हमारा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बचता है। हाँ जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी इमरान। जी जी सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था, क्लास का थोड़ा मसला है यहाँ पे। असल में ना जैमर लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट जेल के साथ मुल्तान ठीक में, है, तो वो घर ठीक साथ है ना, इस वजह से। तो ठीक सर हो मैंने गया। ये पूछा था इमरान आप मुझे काइंडली टेक्स्ट कर दें कि तो बेहतर है, क्योंकि आवाज़ भी ड्रॉप हो रही है आपकी। आप टेक्स्ट कर दें चैट बॉक्स में, मैं अभी उसका जवाब दे देता हूँ जो भी होगा। अच्छा, ये जो है मैडम रिफत है, उनका सवाल था
कि क्या हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस को पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं जो सवाल का दिया हुआ है। बिल्कुल, आपको एक सवाल है, अगर उसके 4 पार्ट हैं, आपको जो पार्ट अच्छी तरह आता है वो आप पहले करें, जो पार्ट बाद में आता है आपको थोड़ा सा कम आता है उसे बाद में करने, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। क्योंकि जैसे ही आपका सवाल एग्जामिनर चेक करता है ना, अगर आपके पहले 2 पार्ट ठीक है, आखिरी 2 पार्ट में थोड़ी कमी पेशी है, तो वो कमी पेशी इग्नोर कर जाते हैं कि पहले 2 पार्ट आपके अच्छे थे, इसलिए उसका माइंड बन जाता है कि आपका अच्छा लिखा हुआ है। नहीं सर, ये क्वेश्चन जो है वो गलत समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ, जो आपने क्वेश्चन शेयर किया हुआ था, ये उससे रिलेटेड ही है। ये कि उसमें 2 पार्ट दिए हुए थे ना कि एनालाइज करना है और साथ में रेशियो एनालिसिस के थ्रू उसको करना है। तो मैं वही फर्स्ट पार्ट के बारे में पूछ रही हूँ कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे करना है। अच्छा, अम्मी, इसके क्वेश्चन में जो 10 है, आप इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि इसमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। जी सर। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो एनालिसिस है, मैंने पहले भी बताया है, एनालिसिस होता है चीज़ को देखना, कैलकुलेशन वगैरह करना, उसको एनालिसिस कहते हैं। और इंटरप्रिटेशन होता है कि उसके बारे में आप थोड़ी सी एक समरी लिख देते हैं, कंक्लूजन लिख देते हैं कि ये जो आंसर आया है ये क्या आया है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो एनालिसिस में आप ये कर सकते हैं, अगर ज़्यादा जाए, कि अपनी जो है आप फिगर आउट अपनी ही वैसी सपोज फिगर बना लेते हैं और उस फिगर को आप इंटरप्रेट कर देते हैं कि ये फार्मूला था, उससे ये फिगर आई है, तो वो आपका एनालिसिस पोर्शन हो गया। उसको आप बाद में जब उसके बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसके रिजल्ट्स को, तो वो आपका इंटरप्रिटेशन हो जाती है। ये इस तरह है सवाल। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन लाजिम और मलजूम है कि ये एक दूसरे के साथ ही आप लिखेंगे, साथ ही यूज़ करेंगे। ये कभी नहीं होगा कि एनालिसिस अलग से लिखें या एनालिसिस का अलग से सवाल आएगा, इंटरप्रिटेशन का अलग से आएगा। ये सवाल मिक्स अप ही होता है हमेशा। पहले एनालिसिस किया जाता है, फिर उसे इंटरप्रेट किया जाता है। फिर पहले आप कैलकुलेशंस करेंगे या फार्मूला लिखेंगे, जो भी करेंगे, बाद में फिर आप उसका आंसर लिखेंगे। हाँ जी, इसके अलावा कोई और बात नहीं। किसी और का कोई सवाल है तो जी वो करने। इमरान, आपका नहीं आया यार अभी, तो मैसेज जल्दी करेगा अभी। मैंने आपको मैसेज कर दिया है। बिल्कुल, एक अनकम्प्लीट बैलेंस शीट का सवाल सीएसएस में भी आया हुआ है। जब हम ये सारे रेशोज कर लेंगे ना, तो वो सवाल मैं आपको दूंगा। एक ऐसा सवाल है जो सीएसएस में 2-3 दफा आया है। वो उसमें क्या करते हैं, वो कुछ फिगर दे देते हैं आपको बैलेंस शीट की, कुछ रेशो दे देते हैं, ठीक है, और कुछ रेशो के जवाब दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। अब आपने खुद फिगर्स आउट करनी होते हैं। मिसाल के तौर पर वो करंट लायबिलिटीज दे देगा, ठीक हो गया, और करंट रेशो का आंसर दे देगा। तो अब आप करंट एसेट्स से मालूम कर सकते हैं ना। तो वही चीज ऐसे ही इस टाइप के सवाल होंगे। वो जब आप सारे रेशो कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर हम आपको करा देंगे। ठीक, चलो ठीक है फिर। जो है अल्लाह ने के बाद अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुश रखे, रास्ता बेहतर रखे, मेहनत क्या करें। बाकी कुछ ही दिन है आपके पेपर में, इंशाल्लाह ताला जो है मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला सबको मेहनत में कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके।